अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने हीप डाटा स्ट्रक्चर जो है उसका एनालिसिस किया था और उसमें हमारे पास जो बुनियादी हीप बनाने में जो काम जो लगता है, जो हमें डाटा मॉडिफाई करने के बाद जो ट्री को बार बार हीपिफाई करना पड़ता है, उसका स्पेशल एनालिसिस हमने किया था। उसके बाद हमने इस स्लाइड पे कंक्लूड हुए थे जब हमने बिल्ड हीप का एसिम्प्टोटिक टाइट बाउंड निकाला था एंड दैट वाज सपोज टू बी ऑर्डर ऑफ n, जबकि हमने इसका जो लूज अपर बाउंड निकाला था, इफ यू रिमेंबर, तो हमने कहा था कि दैट इज बिग ऑफ n लॉग ऑफ n। और फिर हमने मैथमेटिकली इस सीरीज का सहारा लेके हमने जो है उसका इस फैक्ट को स्टडी करके उसके बाद हम इस जगह मुंतहिज हुए थे, इस नतीजे पे पहुंचे थे कि बिल्ड हीप का एसिम्प्टोटिक टाइट बाउंड ऑर्डर ऑफ n लॉग ऑफ n नहीं है, बल्कि इसका टाइट अपर बाउंड ऑर्डर ऑफ n है। अब आज जो है हमारा एक मौजू चेंज होता है और हम हीप सॉर्ट एक एल्गोरिथम है उसको देखने की कोशिश करते हैं जो कि बेस करता है हीप पे ही। और हीप बनाना हमने सीख लिया है, बिल्ड हीप हमने सीख लिया है, बिल्ड हीप का एनालिसिस हमने सीख लिया है। तो हम अब एज्यूम ये करते हैं कि हमारे बैक एंड पे हीप मौजूद है, और अगर हीप मौजूद है तो फिर उस हीप से एक फ़ायदा कहने वाले ये कहते हैं कि ये भी उठाया जा सकता है कि उससे आप डाटा को सॉर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, डाटा उससे सॉर्ट कैसे कर सकते हैं? तो इसकी एक छोटी सी मिसाल अगर मैं आपको एक वाइट बोर्ड पे जाके दे दूं कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास मिन हीप है, यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 41 है और यहाँ पे लेट्स से 61 है, ठीक है, और फिर यहाँ पे जो है 47 है, यहाँ पे 59 है एंड दिस इज यू कैन से 67 एंड दिस इज 93। तो अगर आप गौर करें ये मिन हीप है। अच्छा, मिन हीप में हमने कहा था कि ये हमें किस चीज़ का तस्वर देता है? मिन हीप इज बेसिकली अ प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू का तस्वर जो हमने कहा था उसको हमने कहा था इम्प्लीमेंट हम यूजिंग करते हैं यूजिंग हीप डाटा स्ट्रक्चर। अच्छा, अब जब अगर इस मिन हीप को हम देखें तो सबसे पहले हमने कहा हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला नोड कहाँ बैठा होता है या हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला प्रोसेस कहाँ बैठा होता है? रूट ऑफ द ट्री पे बैठा होता है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी वैल्यू सबसे कम है। 21 इज स्मॉलेस्ट नंबर अगेंस्ट ऑल दीज वैल्यूज इन द ट्री, यानी कि उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है, इसलिए वो रूट पे बैठा है। तो लिहाजा हमने जो लास्ट लेक्चर में मिसाल दी थी कि हमने कहा था कि जो प्रायोरिटी क्यू है उसमें सबसे पहले जो नोड डिलीट होगा वो कहाँ से होगा? वो रूट से होगा। तो आप मुझे बताइए, जब ये रूट से डिलीशन होगी तो सबसे पहले कौन सा नंबर आपका डिलीट होगा? 21। वो आप उसको यहाँ से डिलीट करके कहीं स्टोर कर लें, बेशक एरे में स्टोर करते हैं, किसी लिंक लिस्ट में करते हैं, किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में रख लें। तो यहाँ पे नेक्स्ट उम्मीदवार कौन आएगा इस जगह पर? इन दोनों में जो छोटा होगा, एंड दैट इज 41। तो इवेंचुअली आपको 41 को निकालना होगा, और 41 को जब आप निकालेंगे तो 41 यहाँ पे जाके लग जाएगा, नेक्स्ट टाइम 41 यहाँ कॉपी हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका जो है उसके बाद 61 आएगा जो है, लेकिन 61 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 59 और 47 है, तो वो परकुलेट अब जो हमने कहा था जो चलता है, तो परकुलेट अब जब चलता है तो 41 के बाद डेफिनेटली 47 ऊपर आएगा, और जब 47 ऊपर आएगा तो ये जनाब आप देख रहे हैं कि ये डाटा आपका आस्ता आस्ता सॉर्ट होता जा रहा है, ठीक है ना जी। और ये जो डाटा आपका सॉर्ट होता जा रहा है तो इवेंचुअली आपने इससे डिलीट मिन करते गए, इस ट्री से हीप से डिलीट मिन करते गए, तो सबसे आखिरी वैल्यू जो निकलेगी इस ट्री से वो 93 निकलेगी, जो कि सबसे लास्ट पे आपके जो है वो पड़ा होगा। तो जब से सबसे लास्ट पे आपके जो वो डाटा पड़ा होगा तो आप जब इवेंचुअली ये सारी ट्री डिलीट हो जाएगी, और डिलीट होने के बाद जब आप इसको देखेंगे इधर, तो ये डाटा जो है ये एरे में या जिसमें भी डाटा स्ट्रक्चर में किसी में आपने रखा है तो वो आपका सॉर्ट हो जाएगा। तो ये सारा जो है मुद्दा है किस चीज़ का? हीप सॉर्ट का। यानी इन नटशेल या इन स्मॉल वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स, आप कहना ये चाहते हैं कि हीप के रूट से हमेशा जो है डाटा आपका डिलीट होगा, 1 बाय 1 वो डिलीट होगा, उस डाटा को आप किसी डाटा स्ट्रक्चर में स्टोर करते चले जाएं, और इवेंचुअली जब सारी हीप डिलीट हो जाएगी तो वो जो डाटा स्ट्रक्चर में डाटा पड़ा होगा वो सॉर्टेड होगा। तो ये भी एक सॉर्टिंग का एल्गोरिथम बन सकता है।
इसी को नाम दिया गया है हीप सॉर्ट, क्योंकि हीप सॉर्ट के बैक एंड पे यूज होता है या मिन हीप या मैक्स हीप। और दो प्रॉपर्टीज तो आपकी हीप की जो है वो आपके जहन में होनी चाहिए कि हीप इज बेसिकली अ सीबीटी एज वेल एज वो या मिन हीप होगा या मैक्स हीप होगा। तो वापस अभी चलते हैं स्लाइड्स पे। तो वहां पे अगर आप देखें तो वो कहता ये है कि बिल्ड हीप, गिवन बिल्ड हीप, इट इज इन प्लेस सॉर्टिंग, एल्गोरिथम इज इजीली कंस्ट्रक्टेड, मैक्सिमम एलिमेंट इज एट A1। अच्छा, मैक्स हीप के केस में उल्टा होगा, अगर हाईएस्ट वैल्यू मींस हाईएस्ट प्रायोरिटी तो फिर वो मैक्स हीप होगी। तो उसमें सबसे जो पहला एलिमेंट होगा, अगर एरे आपने इंप्लीमेंट किया है अगेंस्ट हीप तो उसमें सबसे पहला एलिमेंट कहाँ पड़ा होगा, सबसे पहला एलिमेंट जो है वो पहले इंडेक्स पे होगा। ठीक है ना जी। और फिर वो कहता ये है कि डिस्कार्ड करो बाय स्वैपिंग विद एलिमेंट एट AN, उसको डिस्कार्ड करते जाओ AN से, आखिरी एलिमेंट से, और डिक्रीमेंट करो हीप का साइज वो बाय 1, और जो AN है उसमें वो करेक्ट वैल्यू आ चुकी होगी। ठीक है जी। और फिर वो कहता है कि रिस्टोर द हीप प्रॉपर्टी एट A1 बाय कॉलिंग हीपिफायर, क्योंकि जब आप जाहिर बात है नोड डिलीट करते हैं और फिर उसके AN से एक वैल्यू ला के उसमें रखते हैं तो फिर हीपिफाई आपको कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि फिर आपकी वो ट्री हीप रहे। तो उसकी कॉस्ट जो हीपिफाई की कॉस्ट है वो भी आपको मालूम है, एंड दैट इज ऑर्डर ऑफ H या ऑर्डर ऑफ log ऑफ N। ठीक है जी। एंड दिस स्टेप शुड बी रिपीटेड ऑलवेज, स्वैपिंग A1 फॉर विद द साइज ऑफ द हीप। ठीक है जी। अच्छा, ये तो इसने एरे के कॉन्टेक्स्ट में बात की। अब हम ज़रा इसको ज़रा ट्री के कॉन्टेक्स्ट में समझ लेते हैं। ये अगर आप देखें इस पे एक स्नैपशॉट मैंने दिया हुआ है एक किताब का, जिसमें उसने जो है इस मिसाल को जो है पिक्टोरियली एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप गौर करें तो ये एक हीप है और मैक्स हीप है। अब मैक्स हीप है तो सबसे पहले क्या होगा कि इससे 50 डिलीट होगा। जब 50 यहाँ से डिलीट होगा तो ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी ना, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू कहीं स्टोर कर देंगे आप, लेट्स से आने वाली वैल्यूज इसके आगे स्टोर होंगी। जब ये यहाँ से डिलीट होके यहाँ आएगा, यानी हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस निकल के कहीं स्टोर हो गया, तो अब नेक्स्ट इसका उम्मीदवार कौन जगह बनेगा इस जगह पर? इस जगह पर वो कहते हैं कि 30 आएगा, क्योंकि इन दोनों में अब बड़ा कौन है? 30 है। तो अगली पिक्चर में यहाँ देखें 30 यहाँ पे आ गया है। अच्छा, 30 जब आया तो होल यहाँ क्रिएट हो गया। इस होल को कौन फिल करेगा? जो इनके चाइल्ड में मैक्सिमम होगा। तो जो इनके जो चाइल्ड में मैक्सिमम है वो कौन है? 18 है। तो नेक्स्ट फिगर में देखें वो 18 यहाँ पर आ गया। और उसके बाद जो यहाँ होल क्रिएट हुआ है, तो उस होल को अगर आप गौर करें, उसने क्या किया है, यहाँ पे उसने जो है एक दूसरी वैल्यू 6 लगा दी है। अच्छा, ये क्या किया है इसने? इसने एक बात ये की है कि यहाँ पे जनाब डिलीट, एक्चुअली तो नोड यहाँ से डिलीट होना चाहिए, लेकिन ये है कि अगर यहाँ से नोड आप एक्चुअली ट्री से डिलीट करेंगे तो दिस विल नॉट बी अ हीप, ये हीप नहीं रहेगा फिर, क्योंकि हीप की एक प्रॉपर्टी है CBT का उसका होना, और ये CBT नहीं रहेगी। लिहाजा उसने क्या किया है कि फाइनली उसने वेकेंट इज लीफ के 6 इज इंसर्टेड, उसने एक नई वैल्यू 6 इंसर्ट कर दी इसकी जगह और उसने यहाँ लगा दी। तो ये अब देखें ये हीप भी हो गई है और जनाब इसकी हीप की प्रॉपर्टीज भी मेंटेन कर रहा है, ये CBT भी है और मैक्स हीप भी है। लेकिन फर्ज करें, ये तो इसने इंसर्शन सिर्फ समझाने के लिए की है। अब मैं कहता हूं कि इंसर्शन नहीं करनी हमने स्ट्रेट अवे सारी डिलीशंस करनी है। ठीक है ना जी। तो अगर सारी डिलीशंस करेंगे तो होल तो एक्चुअली यहाँ क्रिएट हुआ, जबकि आप चाहते थे कि नोड ये वाला डिलीट हो, क्योंकि जब ये नोड डिलीट होगा तो दिस विल बिकम CBT एज वेल, क्योंकि आपने हीप को क्या बनाना होता है, साथ साथ आपने हीप को CBT भी मेंटेन करना होता है। ये चीज़ आपके जहन में रहे। तो एक नोड तो आपका निकल गया है, यानी जो 50 था वो जो आपने पहली डायग्राम में 50 को वहां से डिलीट कर दिया है, लेकिन अब आने वाले जो नए नोड है उनसे पहले तो आपने क्या करना होगा, इस ट्री को दुरुस्त भी तो करना होगा ना, इसको दोबारा वापस हीप भी बनाना होगा। उसका मतलब है कि CBT भी बनाना होगा और मैक्स हीप भी जो है ना डाटा के एतबार से उसको होना चाहिए। लेकिन अब उसने क्या किया है, पीछे तो एरे के केस में उसने कहा था कि उसने क्या कहा था कि डिस्कार्ड्स बाय स्वैपिंग विद AN। तो AN कहाँ होगा? आखिरी एलिमेंट इस ट्री में। इस ट्री में सबसे आखिर में इंसर्ट 5 हुआ होगा ना, क्योंकि ये CBT है और CBT में आपको पता है टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट इंसर्शन होती है ऐसे। तो ये 5 आखिर में इंसर्शन हुआ है, तो इसको कहता है स्वैप कर दो AN को। तो ये एल्गोरिथम कह रहा है कि ये कह रहा है कि स्वैप कर दो इसको इस जगह से जो होल जहां क्रिएट हुआ है। ठीक है,
ये वो उस फलसफे पे चल रहा है, और उसको यहाँ पे स्वैप करने के बाद हीपिफाई चला लो तो ये खुद ब खुद कहता है नीचे आ जाएगा। यानी कि अगर मैं इस डायग्राम को ज़रा आपके सामने ड्रॉ करके आपको समझाऊं तो फिर थोड़ी सी बात आपको समझ आ जाएगी। और भी मेरी इस ट्री को ज़रा गौर से देखें, 30 है, फिर 24 है, फिर 18 है, फिर 21 है, 20 और 21 है, फिर 18 के जो है लेफ्ट पे, फिर 18 के जो आपके लेफ्ट पे है वो होल बन गया, यानी यहाँ पे अभी नोड नहीं रहा, ठीक है। और यहाँ पे जनाब आपका 3 है, और जनाब ये जो है आपका इसके बाद नीचे आए 12, और इसके लेफ्ट पे है जनाब 5, ठीक है। अब एक्चुअली तो नोड यहाँ से डिलीट उसने कहा है कि होगा ना, क्योंकि जब 30 को यहाँ पे आप लाएंगे इस ट्री के तहत तो इवेंचुअली 50 की तो जगह यही पकड़ेगा, 30 पकड़ेगा, फिर 30 की जगह 18 पकड़ेगा। लेकिन अब इसके साथ क्या करें, तो वो कहता ये है कि आप एक्चुअली ये होल जो है ना ऐसे ना करें, आप इस 5 को यहां से डिलीट करें, उसको यहां ले जाएं, ठीक है, और इसको यहाँ पे जो होल क्रिएट आपने किया था ना, जैसे मिसाल ये वाला, ठीक है ना, इस डायग्राम को मैं अगर लेट्स से बना लूं, यानी ये इसको इस तरीके से वो कहता है ऊपर मत लाएं, बल्कि इस तरीके से एज्यूम करें कि ये ट्री में यहाँ पे होल क्रिएट हुआ था, और फिर क्या था 24 था, यानी इस डायग्राम को देखें आप, 24 और राइट पे फिर 30 था, और फिर इसके 20 21 था, और फिर 30 के लेफ्ट पे 18 और 3 था, और फिर जनाब आपका 12 और 5 था, ठीक है। तो वो कहता ये है कि इस 5 को एक्चुअली अब आप चाहते थे कि आइडियली स्पीकिंग ये डिलीट हो ना, ताकि ये सीबीटी भी रहे। तो वो कहता है इस 5 को यहाँ से डिलीट मारें आप, ताकि ये सीबीटी भी रहे, और उसको यहाँ ले आए आंखें बंद करके, ठीक है। लेकिन जब यहाँ लाएंगे तो फिर आपको एक हीपिफाई भी चलाना होगा, क्योंकि अब ये मैक्स हीप नहीं रहा, ये मैक्स हीप नहीं है। लिहाजा अब 5 को आप क्या करेंगे, एक दफ़ा हीपिफाई चलाएंगे तो इसको स्वैप करेंगे किससे, 30 ऊपर आएगा कि नहीं, तो अब 30 यहाँ आएगा, 5 यहाँ चला जाएगा, और फिर यहाँ से 5 नीचे उतरेगा, यहाँ 18 आ जाएगा, और 5 यहाँ आ जाएगा। लिहाजा एक हीपिफाई आपने चलाया का फंक्शन किधर चलाया, एट रूट, ठीक है। एक स्वैपिंग 5 की और एक हीपिफाई चलाया, और तो एक आइटम आपका सॉर्ट हो गया, यानी 50 एट द कॉस्ट ऑफ 1 हीपिफाई, क्योंकि आपने इस एक एलिमेंट को ऊपर ले गए थे और एक दफा हीपिफाई चलाया ट्री पर, तो उसके चलने पे एक एलिमेंट सॉर्ट हो गया। मेरा ख्याल है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। क्योंकि आपने सीबीटी भी इसको मेंटेन रखना है। सीबीटी मेंटेन रखने का मतलब ये है कि आपने इस जगह से एक्चुअली नोड उड़ाना है, क्योंकि अगर आप इस जगह से नोड नहीं उड़ाते इस लोकेशन से, तो फिर ये सीबीटी जो है नहीं रहती। जब नहीं रहती तो फिर आपको एक और गज़ब पड़ जाएगा कि डाटा तो चले आपने रख दिया, लेकिन वो सीबीटी नहीं है। मैक्स हीप की प्रॉपर्टीज तो मीट कर रहा है, बट सीबीटी नहीं है। तो ऐसा हम नहीं चाहते। हमें एक तरीका चाहिए, एक ऐसा एल्गोरिदम चाहिए जो कि उसको सीबीटी भी रखे और उसको मैक्स हीप भी बनाए। तो अब वो जो है बात मैंने आपको की, जो इस स्लाइड पे एक दफ़ा मैं समरी को, जो उधर मैंने वाइट बोर्ड पे आपको बताया, इधर बताता हूँ कि लेट्स से जब यहाँ से 50 निकला तो ये मैक्सिमम एलिमेंट आ गया। अब यहाँ पे जो होल क्रिएट हुआ है उसकी जगह मैं ये वाला 5 यहाँ कॉपी कर दूंगा और ये नोड डिलीट कर दूंगा। तो ये मुझे बताएं, ये अब सीबीटी तो है ना, तो पहली प्रॉपर्टी तो मीट हो गई। अब दूसरी नहीं मीट हो रही, मैं हीपिफाई करना पड़ेगा, यानी मैक्स हीप नहीं है। लिहाजा अब 5 को मैं कहूंगा कि तुम अपने पास एक दफा हीपिफाई चलाओ। हीपिफाई का फंक्शन कॉल कर लूंगा एट 5। तो जब वो 5 कॉल होगा तो 30 इन 24 30 में सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि ये मैक्स हीप है, तो 30 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे उतरेगा। फिर इन तीनों में कौन बड़ा है, 18 है, तो जाना 18 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ से उठ के नीचे इस 18 की जगह आ जाएगा। तो दिस बिकम्स देन मैक्स हीप एज वेल एज सीबीटी। मैक्स हीप और सीबीटी मिलने का मतलब यह है कि आपने हीप की प्रॉपर्टी मेंटेन कर ली। एट द कॉस्ट ऑफ 1 हीपिफाई 1 एलिमेंट इज सॉर्टेड, यानी 50 मैक्सिमम मिल गया। फिर नेक्स्ट टाइम आपको 30 मिलेगा जब दोबारा ये प्रोसेस चलाएंगे, तो फिर एक दफ़ा हीपिफाई कॉल करना होगा, फिर एक आइटम सॉर्ट हो।
तो फिर आपको 30 यहाँ मिल जाएगा, नेक्स्ट बढ़ा, फिर हीपिफाई कॉल करेंगे तो फिर नेक्स्ट बढ़ जाएगा, इस तरह। तो ये डाटा इवेंचुअली आपका फाइनली ये सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है अब आपको ये बातें समझ आ गई हैं, लेकिन अब इसके बैक एंड पे ऑपरेशंस कितने लगे हैं, कितना टाइम कंज्यूम हुआ है, रनिंग टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम जो है इस पे डिस्कशन करेंगे। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात इस पे करते हैं। ये जो बुक की आपको जो ना मैंने एक फिगर दी है, तो आप हीप सॉर्ट का जो मैकेनिज्म है इस पे जनाब अप्लाई करें, ताकि आपको जो है ना इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना एक दफ़ा फिर क्लियर हो जाए। मतलब क्या करेंगे कि सबसे पहले आपका 16 जब डिलीट हो जाएगा तो यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा, उस होल को आप इस 1 से फिल करेंगे, फिर 1 पे हीपिफायर चलाएंगे, तो ज़ाहिरी बात है यहाँ जो है ना ये 10 ऊपर आ जाएगा, 1 और 1 नीचे उतर आएगा। फिर इन तीनों में जब होगा तो ये यहाँ से 1 चला जाएगा नीचे और ये 9 ऊपर आ जाएगा, एंड दिस बिकम्स अगेन मैक्स हीप। ठीक है ना जी। बट यू हैव डन दिस 1 एलिमेंट जो आपने निकाला है, इसके बैक एंड पे आपने क्या चलाया है, ट्री के रूट पे एक दफ़ा हीपिफाई चलाया है। ठीक है। और हीपिफाई की कॉस्ट ऑर्डर ऑफ हमें पता है कि log ऑफ n है, या इन शॉर्ट हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ h है, और हाइट हमें पता है कि CBT की हमेशा करस्पॉन्ड करती है log ऑफ n पे। ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है सारा आपको जो एल्गोरिथम है हीपिफाई और जो उसके बैक एंड पे जो हीप सॉर्ट के चलता है, कितनी दफ़ा चलता है, जितने एलिमेंट्स हैं मोस्टली उतनी दफ़ा ही चलेगा। तो ये सारी बातें अब हम एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो डिस्कस जो है वो करते हैं। अच्छा जी, अब जरा अगर इस स्लाइड पे आप देखें तो कहता है सबसे पहले आप बिल्ड हीप कॉल करेंगे, यानी आपको तो गिवन डाटा सॉर्टेड नहीं होगा ना। ट्री में एक गिवन ट्री होगी, आपने सारा डाटा आइटम्स एक CBT में फेंका हुआ है, तो वो तो सॉर्ट नहीं है, वो तो मिन हीप होगा। मिन हीप शायद ना हो, बाज़ जगह पे मैक्स हीप का कंडीशन की मीट हो रही होगी, बाज़ जगह मिन हीप की हम मैक्स हीप की हो रही होगी, बाज़ जगह कोई नहीं हो रही होगी। ठीक है ना जी। तो डाटा आपको मिल गया, एरे में मिल गया एक डाटा, ठीक है, वो सॉर्टेड नहीं है। उसके अगेंस्ट आपने लेट्स से अगर ट्री रिप्रेजेंटेशन है तो एक CBT बना लिए। CBT जब आपने बना ली उससे तो पता लगा कि ये तो ना मिन हीप है ना मैक्स हीप है। ठीक है। अब आप ज़ाहिर बात है इस ट्री पे पहले बिल्ड हीप चलाएंगे, तो वो कितना टाइम लेता है, उसका एसिम्प्टोटिक टाइट बाउंड लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इट टेक्स ऑर्डर ऑफ n टाइम। ठीक है। अच्छा, वो भी हमें पता लग गया जी, ऑर्डर n टाइम लग गया। फिर अभी मैंने एक बात की थी कि ईच ऑफ n-1 कॉल्स टू हीपिफाई टेक्स ऑर्डर ऑफ log ऑफ n टाइम। ये क्या, ये वो पिछली स्लाइड में जो मैंने यहाँ पे बातें की सारी, कि आपने जब एक एलिमेंट डिलीट किया है, ठीक है ना जी, एक एलिमेंट यहाँ से जब आपने डिलीट किया, ठीक है, रूट ऑफ द ट्री से, तो कितना खर्चा उस पर आपको आया, log ऑफ n, ऑर्डर ऑफ log ऑफ n। ठीक है ना जी। क्यों? क्योंकि आपने एक हीपिफाई चलाया था पूरा ट्री पे, और हीपिफाई में मैक्सिमम कितने कंपैरिजन हो सकते हैं, log ऑफ n, क्योंकि ट्री में लेवल कितने हैं, log ऑफ n। और वो कहता है कि n-1 सच कॉल्स आप देंगे। n-1 क्यों कहता है, बाय द वे, एलिमेंट्स तो n है, यानी एक एक एलिमेंट जब निकलेगा ट्री से तो उसको जब आप निकालेंगे मैक्सिमम को ऊपर से किसी जगह स्टोर करेंगे तो पीछे एक दफ़ा हीपिफाई चलेगा, फिर अगला निकालेंगे तो फिर हीपिफाई चलेगा, क्योंकि ट्री को CBT और एक्स हीप भी बनाए रखना है आपने। फिर तीसरा निकलेगा तो एक दफ़ा फिर हीपिफाई चलेगा, तो ज़रा n एलिमेंट्स है तो n दफ़ा हीपिफाई चलना चाहिए। तो ये यहाँ पे n-1 क्यों कह रहा है कि ये n के बजाय? अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर करें तो आपको जवाब मिल जाएगा, और वो क्या कि आखिरी एलिमेंट जो ट्री में बच जाएगा, जब उसको आप यहाँ से निकाल के उस एरे में डालेंगे फाइनल लोकेशन पे इधर, तो इसके निकलने पे इस ट्री में कुछ बचेगा जिस पे हीपिफाई आप चलाएंगे? कुछ भी नहीं बचेगा। आखिरी नोड जब निकलेगा ट्री से तो उसके बैक एंड पे तो हीपिफाई चलेगा नहीं, तो टोटल हीपिफाई कितनी दफ़ा चलेगा आपकी ट्री में, वो n-1 टाइम्स चलेगा। लिहाजा अब इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए जब फाइनल में टाइम निकालने की कोशिश करूँगा कि हीप सॉर्ट जो है उस पर टोटल कितना टाइम लगता है, तो वो क्या है, नीचे अब उसने लिख दिया है कि द टोटल रनिंग टाइम या टोटल टाइम टेकन बाय हीप सॉर्ट इज इक्वल टू व्हाट। कहता है ऑर्डर n टाइम, तो वो वाला टाइम है जो कि आपने बिल्ड हीप में लगाया था, क्योंकि ट्री को आप बिल्ड हीप पहले बनाएंगे।
अच्छा, जब ही बिल्ड ही बना लिया तो फिर आपको कहते हैं अगला टाइम ये वाला टाइम है जो इस पॉइंट में आपने डिस्कस किया है कि n-1 टाइम्स आपको हीपिफाई चलाना होगा ट्री पे। इसका क्या मतलब है कि n-1 को मल्टीप्लाई कर देंगे किस टाइम से, एक दफ़ा हीपिफाई का जो टाइम है उससे, और एक दफ़ा हीपिफाई का टाइम आपका क्या है, log ऑफ n, ठीक है, ऑर्डर ऑफ log ऑफ n। लिहाजा अब अगर आप इसको खोलें तो ऑर्डर n और ये ऑर्डर ऑफ n log ऑफ n, तो अब आपके पास दो टाइम जमा होके ये फाइनल टाइम निकला। इसमें डोमिनेटिंग टाइम कौन सा है आपका, नेचुरली ये वही बात है कि अगर किसी एल्गोरिथम से f ऑफ n से निकले टोटल रनिंग टाइम, एक तरफ n log ऑफ n निकले एक टर्म और एक तरफ n निकले, तो आप बिग ओ में इसका जवाब क्या देंगे, n log ऑफ n देंगे ना। क्यों, क्योंकि ये इग्नोर करें लोअर ऑर्डर टर्म्स, और अगर कोई मल्टीप्लिकेटिव कॉन्स्टेंट्स हैं तो उसको भी इग्नोर करें। हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल, इसमें जो ग्रोथ रेट हाईएस्ट डिग्री जो जिस जगह की बन रही है वो ये है, लिहाजा इसका रनिंग टाइम क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n log ऑफ n। और इसके पीछे थियोरेटिकल बैकग्राउंड और कंसेप्चुअल जो थ्योरी है वो सारी आपको समझ आ गई है, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है कि बिल्ड हीप होगा उस पर ऑर्डर n टाइम। अच्छा, वो मैथमेटिकल प्रूव्ड है, इसलिए इसके लिए सेपरेट मैथमेटिकल प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑर्डर n आप मैथमेटिकली साबित कर चुके हैं, ठीक है ना जी। और n-1 कॉल्स हीपिफाई को देंगे तो वो भी मैथमेटिकली साबित कर चुके हैं। कहाँ कर चुके हैं वो, अगर आप गौर कर लें तो यहाँ पे ऑर्डर n आपने मैथमेटिकली साबित किया है, और हीपिफाई का टाइम आपने ऑर्डर ऑफ log ऑफ n कहाँ साबित किया था, ये यहाँ पे मैथमेटिकली। ये सीरीज जो आपने टोटल निकाली थी, फिर इससे h निकाला था, फिर मैंने इसको आपको सॉल्व किया था, और इससे फिर मैंने हाइट को सॉल्व करके आपको फाइनली ये चीज़ बताई थी। तो ये आप मैथमेटिकली कर चुके हैं, मैथमेटिशियन शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस, ठीक है। फाइनली आप दोनों चीज़ों को यकजा करके मुझे फिर फाइनली जो है ना हीप का जो है ना हीप सॉर्ट का जो है ये टाइम आप मुझे दे रहे हैं, ठीक है ना जी। तो चुनांचे ये जो है फाइनली आपका रनिंग टाइम जो है वो हीप सॉर्ट का जो है वो निकल आया। तो दैट्स इट। तो ये सिंपल हीप सॉर्ट का एल्गोरिथम है। अब अगर आप अब तक के जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं उसके ऊपर एक नज़र दौड़ा लें तो कुछ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको जो है मर्ज सॉर्ट का रनिंग टाइम भी थीटा एन log ऑफ n निकला था, यही वाला, और इसका भी यही निकला है, ठीक है ना। इसके बैक एंड भी जनाब जो है ना बिल्ड हीप का एक पूरा प्रोसीजर चल रहा है, और ये भी ऑलमोस्ट CBT, इसके पीछे भी CBT है, और अगर याद करें तो मर्ज सॉर्ट के पीछे भी कंप्लीट बाइनरी ट्री बनती थी, ठीक है ना जी। तो ट्री बैक एंड पे जनरेट हो रही है, ठीक है ना। तो वो आपके जहन में वो सारी बातें होनी चाहिए। एंड व्हेन देयर इज अ CBT तो उसमें नेचुरली बेस क्या है, फिक्स की है, 2 है। 2 फिक्स क्यों की थी, क्योंकि आपकी 2 ब्रांचिंग है वहाँ पे, और 2 ब्रांचिंग है तो वहाँ पे जो है आपके साइज भी जो है एक्चुअली अपने ओरिजिनल का जो है ना हाफ होता जाता था, तो 2 ब्रांचें हैं और साइज भी हाफ हाफ होता जा रहा है, और जो एलिमेंट्स हैं वो आधे एक्सक्लूसिवली आधे जो इधर हैं वो उधर नहीं है, कोई ओवरलैपिंग ऑफ डाटा भी नहीं आ रही है। अगर इस तरह का ओवरलैपिंग का कुछ चक्कर आएगा तो वो अभी हमने आगे एक स्ट्रेटजी पढ़नी है, तो इंशाल्लाह वहाँ पे वो चीज़ें डिस्कस भी हो जाएंगी। इसके बाद आपने इंसर्शन सॉर्ट पढ़ा है, उसका रनिंग टाइम आपको पता है। तो अब ये आप ये डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो हम पढ़ रहे हैं, तो ये नहीं है कि हमें सॉर्टिंग से को बहुत जो है ना शगफ है, या सॉर्टिंग हम समझ, सॉर्टिंग हमें आती है कि किसे कहते हैं, लेकिन इन सॉर्टिंग एल्गोरिथम के पीछे जो कहानी है, उसके पीछे जो स्टोरी है, वो हर एक की डिफरेंट है। इससे हमने आप में वो मादा पैदा करना है कि हाउ यू आर गोइंग टू एनालाइज थिंग्स, कैसे एल्गोरिथम डिज़ाइन किया जाता है और कैसे उसको एनालाइज किया जाता है, ठीक है ना जी। तो बहरहाल ये हमारा हीप सॉर्ट का एल्गोरिथम था। अब आ जाते हैं इस लेक्चर के अगले हाफ पे, जिसमें हम एक नया एल्गोरिथम स्टडी करेंगे, एंड दैट इज अबाउट क्विक सॉर्ट। अच्छा जी, क्विक सॉर्ट को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं तमहीदन बयान करूंगा और वो आगे एक्सप्लेन आपको हो जाएंगी कि ये भी एक रिकर्सिव एल्गोरिथम है, ठीक है, इट्स अ रिकर्सिव एल्गोरिथम। लिहाजा अगर ये रिकर्सिव एल्गोरिथम है तो फिर हम इसकी भी जो है ना रिकरेंस रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे एल्गोरिथम से, और वो भी निकालेंगे इंशाल्लाह। फिर इसका हम आज जो है सिर्फ एल्गोरिथम तो स्टडी कर लेंगे, ठीक है, लेकिन चूंकि इसका एल्गोरिथम थोड़ा सा ट्रिकी है, इट वुड टेक सम टाइम, तो मेरी कोशिश ये होगी कि आज मैं सिर्फ आपको इसका एल्गोरिथम बता दूं और उसकी एक वर्किंग एग्जाम्पल करा दूं,
और इसका फिर एनालिसिस भी थोड़ा सा ट्रिकी है। इसका हम वर्स्ट केस एनालिसिस और एवरेज केस एनालिसिस, इसके दो डिफरेंट टाइम्स निकलेंगे, तो वो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कैसे निकलते हैं। जैसे कि अगर आपको इंसर्शन सॉर्ट याद हो तो वहाँ पे भी आपका बेस्ट केस में एक टाइम निकला था और वर्स्ट केस में एक दूसरा टाइम निकला था। वही चक्कर यहाँ पर भी है कि क्विक सॉर्ट में भी दो डिफरेंट टाइम्स आपके पास बनेंगे, और दो डिफरेंट टाइम्स कैसे बनेंगे, क्या होगा, वो भी इंशाल्लाह हम इसमें डिस्कशन में इसको लाएंगे, इन सारी बातों को। लेकिन इसका मैथमेटिकल एनालिसिस दोनों जो हैं, क्विक सॉर्ट के जो एवरेज केस का और वर्स्ट केस का, तो ये इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में आपको फिर मैथमेटिकली सारा जो है उसको साबित करके इंशाल्लाह दिखाऊंगा। अब आ जाते हैं इसके बेसिक्स पे। तो इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम नोन, एंड मोस्टली इट्स अ मेथड ऑफ चॉइस ऑफ मोस्ट ऑफ द सॉर्टिंग लाइब्रेरीज। ये जो आप सॉर्टिंग लाइब्रेरीज यूज करते हैं ना, जैसे आप कहते हैं इंक्लूड सॉर्ट डॉट एच की हेडर फाइल कहीं आपने इंक्लूड कर दी C++ के किसी प्रोग्राम में, मतलब बिल्ट इन लाइब्रेरी है या लाइब्रेरी आपने बनाई है और आपने फिर उसको इंक्लूड किया है। तो मोस्ट ऑफ द जो लाइब्रेरीज होती हैं उनका चॉइस जो होता है बैक एंड पे वो होता है क्विक सॉर्ट, क्योंकि इट्स रियली क्विक। ठीक है ना जी। अब कैसे क्विक है वो भी आपको एल्गोरिथम पढ़ने से के बाद समझ आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात कि ये किस स्ट्रैटेजीज पे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसकी भी बैक एंड पे स्ट्रैटेजी वही मर्ज सॉर्ट जैसी है कि मर्ज सॉर्ट को जैसे हमने डिवाइड एंड कॉन्कर से सॉल्व किया था, तो इस एल्गोरिथम को भी हम जो है इंशाल्लाह देखेंगे कि ये भी डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी से सॉल्व होगा। अच्छा, क्विकली हम इसके एल्गोरिथम पे स्ट्रेट अवे चले जाते हैं। इसका एल्गोरिथम भी बड़ा सिंपल है, जैसे कि मर्ज सॉर्ट की भी 4-5-6 लाइनें थी, इसकी भी 5-6 लाइनें हैं मेनली, जिससे ये सारा जो है ना पूरा सॉर्टिंग आपको ये डाटा की कर देता है। अच्छा, इसका एल्गोरिथम मैं फ़िलहाल तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आई थिंक कि शायद आपको कुछ प्रॉब्लम इस वक्त स्टेज पे हो। लेकिन ये कि वो प्रॉब्लम जब आगे हम एक एग्जांपल करेंगे और जब मैं एनालिसिस करवाऊंगा तो फिर इंशाल्लाह वो भी मसला आपका नहीं रहेगा। लेकिन फॉर द सेक ऑफ अ बिग व्यू, अ बिगर पिक्चर, अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ दिस एल्गोरिथम, तो मुझे यहाँ पे ये एल्गोरिथम ब्रीफली एक्सप्लेन शुरू में करना होगा। अच्छा, एक इससे पहले कि मैं इस एल्गोरिथम पे डिस्कशन करूं, इस क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम के दो वर्जन आपको मिलेंगे, ठीक है, लिटरेचर में। एक रैंडमाइज्ड वर्जन है जो रैंडम नंबर जनरेटर पे बिलीव करता है, उसको यूज करता है, और एक विदाउट रैंडम नंबर जनरेटर जो इसका इस्तेमाल है वो है। मैं जो आपको इस लेक्चर में जो वर्जन कराऊंगा दैट वुड बी बेस्ड ऑन रैंडम नंबर जनरेटर। ठीक है ना जी। मैं रैंडमाइज्ड वर्जन ऑफ क्विक सॉर्ट आपको कराऊंगा। ठीक है। और रैंडमाइज के क्या फ़ायदा होगा वो आपको मैं अभी नहीं बताता, वो आपको खुद ही जब एल्गोरिथम हो जाएगा तो आप खुद समझ जाएंगे कि चूंकि ये रैंडमली डाटा को शफल करके वो करता है, तो वो जो डाटा के अंदर अगर कोई बायसनेस होगी तो वो बायसनेस नहीं रहेगी, यानी ये एल्गोरिथम उस बायसनेस को ख़त्म कर देगा। ठीक है ना जी। तो इसलिए दिस एल्गोरिथम इज सपोज टू बी अ गुड एल्गोरिथम, द रैंडमाइज्ड वर्जन। अच्छा, अब आते हैं कि इसकी बेसिक्स पे कि क्या करता है ये एल्गोरिथम। तो सबसे पहले आप इसको एक एरे पास करेंगे जिसको आपने सॉर्ट करना है। P आपका लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स है एरे का, एंड R इज द राइट मोस्ट इंडेक्स, यानी इधर भी कोई डाटा पड़ा होगा इस इंडेक्स पे और R इंडेक्स पे भी कोई डाटा पड़ा होगा। अच्छा, जब तक वो कहता है R ग्रेटर देन P है तो ये सारी लाइनें चलेंगी, यानी ये इफ आपकी बेस केस के लिए है। वो बेस केस क्या है कि अगर आपका R इक्वल टू P हो जाए या समहाउ R लेस देन P हो जाए, आगे रिकर्सिव कॉल्स को हम जब देखेंगे, तो फिर ये यहाँ से नहीं इस इफ में घुसेगा, यानी यहाँ से इस कॉपी से रिटर्न हो जाएगा। और R और P आस्ता आस्ता आप देखेंगे कि ये P इधर मूव होगा, R इस तरफ मूव होगा, तो एक वक्त आएगा कि ये R और P बराबर होंगे या R जो है ना P से पीछे चला जाएगा, तो उस सूरत में फिर ये एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा। तो ये इफ़ जो है बेसिकली इस जो रिकर्जन में आपकी बेस केस होती है उसको हैंडल करने के लिए लगाई गई है। अब एक्चुअल एल्गोरिथम पे आ जाएं, ये तो ठीक है, ये चीज़ें सिंपल हैं, समझ आ जाती हैं। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक एरे है मेरे पास A, जिसमें मुझे डाटा दिया गया है
उसका लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स है, राइट मोस्ट इंडेक्स है, और उन दोनों जो लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट इंडेक्स जो है उसके एक रैंडम इंडेक्स मैं उसमें से लेता हूँ, कोई सा इंडेक्स, यानी कोई सा भी इंडेक्स नंबर, यानी लेट्स से इंडेक्स नंबर 7, उसको मैं कॉपी कर देता हूँ आई में, तो आई में मेरे पास लेट्स से आ गया 7 फॉर एग्जाम्पल। अगली दफ़ा जब अगली रिकर्सिव कॉल में आप जाएंगे तो ये दोबारा जब ये चलेगा तो फिर ये कोई और इंडेक्स नंबर जनरेट कर लेगा उस एरे में से। तो इट इज़ टोटली यू कैन से यहीं पे उसकी अनबायसनेस आपको थोड़ी थोड़ी फील हो जाएगी इस एल्गोरिथम की। अच्छा, फिर मैं क्या करूँगा उस आई के साथ, यानी उस इंडेक्स के साथ, कहता है कि उसको आप उसके जो डाटा पड़ा है उस इंडेक्स पे, यानी 7वें पे मिसलन यहाँ पे 91 पड़ा है, उसको स्वैप कर दें AP के साथ। AP पे लेट से 17 पड़ा है, P ये इंडेक्स है ना, R ये है और I आपका ये है, ठीक है। तो इसको स्वैप कर दें, मतलब ये कि 91 यहाँ ले आए, 17 को यहाँ कॉपी कर दें, ठीक है जी, ये भी कर दिया। ये क्यों किया? अच्छा, वो ये क्यों किया, वो उसने असल में वो ये एक पिवट पोजीशन है जिसके इर्द गिर्द हम अब सारी कार्रवाई चलाएंगे, वो आगे आपको समझ आ जाएगी। वो कहता ये है कि एक पार्टीशन का एल्गोरिथम कॉल करो, फिर जो मैं आगे बताता हूँ कि वो क्या करता है। पार्टीशन से है, देखें हम कहते हैं ना कि एक बड़ा हॉल है और हम उसको पार्टीशन करना चाहते हैं, तो जाहिर बात है अगर मैं उस हॉल के दरमियान में पार्टीशन लगा दूंगा तो 50% ऑफ द हॉल इधर रह जाएगा, 50% ऑफ द हॉल इधर रह जाएगा, ठीक है ना जी। तो इस तरह अगर एरे है उसमें अगर मैं दरमियान में पार्टीशन कर दूं तो आधा डाटा एरे का इधर रह जाएगा, आधा इधर रह जाएगा। अगर पार्टीशन मैं 25-75 करूंगा तो फिर इस तरह होगा कि एक तरफ 25% डाटा होगा, एक तरफ 75% रह जाएगा। तो पार्टीशन एल्गोरिथम बेसिकली ये करेगा, ठीक है, एक काम, और एक इंडेक्स के अगेंस्ट पार्टीशनिंग करेगा, ये आप याद रखें। यानी कि मिसाल के तौर पे ये एक इंडेक्स Q आया मेरे पास, इसके अगेंस्ट ये पार्टीशनिंग करेगा। कैसे? कि इससे जो लेफ्ट पे जितना डाटा होगा वो सब इससे लेस होगा इस जगह डाटा से, और इसके राइट पे जितना डाटा होगा वो सब इससे ग्रेटर या बराबर होगा। यानी इस इंडेक्स पे जो डाटा पड़ा है उसके इस तरफ जितना डाटा रह जाएगा वो इससे लेस और इक्वल होगा, और इससे जो आगे पड़ा होगा इन लोकेशन पे वो ग्रेटर और इक्वल होगा, लेकिन वो आपस में सॉर्ट नहीं होगा। इधर जो डाटा पड़ा होगा, ठीक है, ये भी आपस में सॉर्ट नहीं होगा, लेकिन ये जो क्यूथ इंडेक्स पे जो वैल्यू आ जाएगी ना, ये वही वैल्यू होगी जब ये फुल एरे सॉर्ट हो जाएगी। यानी ये जो वैल्यू आपकी क्यूथ इंडेक्स पे बैठी है ये बिल्कुल वही परफेक्ट वैल्यू है जो कि आफ्टर द सॉर्टिंग भी इस डाटा को यहीं बैठना चाहिए था, ये वो वैल्यू होगी। तो पार्टीशन एल्गोरिथम ये करता है कि कोई सी वैल्यू उठाएगा एरे से, उसको देखेगा कि ये बकिया तमाम वैल्यूज से कितना बड़ा छोटा है। तो अगर 10 की एरे में से इससे 4 बड़े हैं, ठीक है ना, और 5 छोटे हैं, तो 5 और 4 9, और एक ये खुद 10वां, तो ये 6th इंडेक्स पे जाके बैठ जाएगा, क्योंकि 5 इससे छोटे हैं तो वो इसके लेफ्ट पहले 5 इंडेक्स पे आएंगे, 4 इससे बड़े हैं तो 4 इसके बाद वे इंडेक्स पे लग जाएंगे, लेकिन ये अपनी जगह सही बैठ जाएगा। इसका मतलब ये है कि पार्टीशन एल्गोरिथम जब एक दफ़ा कॉल होगा, जो अभी हम देखते हैं कैसे करता है काम, तो उसके चलने के बाद आपका क्यूएथ इंडेक्स पे जो आइटम पड़ा होगा वो सॉर्ट हो चुका है, यानी वो अपनी सही जगह पे आके बैठ गया है, ठीक है। तो जब वो सही बैठ गया है तो फिर हमने अब किसको सॉर्ट करना है, ये जो Q-1 P से लेके Q-1 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो, और Q+1 इंडेक्स यानी इससे एक अगला इंडेक्स से लेके R तक हैं, इसको अब हमने सॉर्ट करना है। तो इसको सॉर्ट करने के लिए 2 रिकर्सिव कॉल उसने दे दिए हैं। आगे अब देखें कि क्विक सॉर्ट के एल्गोरिथम को इसने कॉल किया है यहाँ पे रिकर्सिवली, इसको वही एरे भिजवा रहा है, लेकिन कौन से एलिमेंट्स भिजवा रहा है, इंडेक्स P और Q-1, क्योंकि Q तो आपने खुद कह दिया कि वो सॉर्ट हो चुका हुआ है, पार्टीशन ने उसको कर दिया है पिछली लाइन में। कैसे किया वो मैं बाद में बताता हूँ। और पीछे जो एलिमेंट रह गए हैं वो क्या है, P से लेके Q-1 तक, उनको अब सॉर्ट करना बाकी है।
उन पे फिर अपनी पार्टीशनिंग चलेगी, मतलब रिकर्सिव एल्गोरिथम है ना, उस पर भी यही काम होगा फिर। और जनाब उसके बाद अगली रिकर्सिव कॉल में क्या है कि जो बकिया क्यू से राइट पे आइटम्स हैं, यानी Q+1 आइटम से लेके R तक, इनके लिए वो एक क्विक सॉर्ट चलाएगा। यानी अब अगर मैं थोड़ा सा वाइट बोर्ड पे आ जाऊं, इस सारी स्टोरी का जो है ना आपको समरी अगर मैं दूं, ठीक है ना जी, तो जो है जो है आपका, एक सेकंड में ये लेक्चर आपके जो है एडिशनल बंद कर देता हूँ। अच्छा जी, कहना वो ये चाहता है कि मिसाल के तौर पे ये आपके पास डाटा था, ये P इंडेक्स है, ये R इंडेक्स है, ठीक है। पार्टीशन एल्गोरिथम ने एक Q इंडेक्स निकाला जो कि ये है, इस पे एक वैल्यू को लेट्स से ले आया, लेट्स से वो 76 है। अब ये जो बाकी एलिमेंट्स हैं इसके राइट पे, पार्टीशन एल्गोरिथम ये इंश्योर करेगा कि ये सारे एलिमेंट्स, ये जो 76 से R तक हैं, यानी इस Q से अगले वाले इंडेक्स को हम कौन सा इंडेक्स कहेंगे, Q+1, यानी Q+1 से R तक के जो इंडेक्स तक वैल्यू ये इस 76 से ग्रेटर या इक्वल है। और ये जो P से लेके Q-1, यानी इस Q से एक पीछे जो होगा इंडेक्स जो होगा, ये क्या होगा, ये वाला Q-1, ये P से लेके Q-1 तक एलिमेंट जो हैं ये सारे इस 76 Qth इंडेक्स से क्या होंगी, लेस और इक्वल होंगी, ये वाली, ठीक है जी। तो एक दफ़ा पार्टीशन चला, लेकिन ये कि पार्टीशनिंग बराबर नहीं हुई। लेट्स से शायद यहाँ पे जो है ये 20 यानी 30% डाटा है और यहाँ पे तकरीबन 69% या 70%, क्योंकि एक तो बीच में ये भी निकल गया ना। तो लेट्स से हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम कहते हैं कि 70% डाटा वो इस 76 से बड़ा है जो इंश्योर्ड है उसको, और जो 76 से पार्टीशन एल्गोरिथम चलाने के बाद जो लेफ्ट पे रह गया है वो डाटा इससे छोटा या बराबर है जो इसको इंश्योर्ड है। लेकिन ये जो यहाँ पे डाटा पड़ा है ये आपस में सॉर्ट नहीं है, इसकी सॉर्टिंग अभी करना बाकी है, और इसके लेफ्ट पे जो पड़ा है उसकी सॉर्टिंग करना बाकी है। इसलिए इसके लिए मैं एक रिकर्सिव कॉल और देता हूँ कोड में, एक और देता हूँ, और इस रिकर्सिव कॉल में मैं जो ना आइटम एरे भेजता हूँ और उसमें एलिमेंट्स कौन से P से लेके Q-1 तक भेजता हूँ, यहाँ तक Q-1 है। और जो इधर कॉल है उसको जो कॉल रिकर्सिव कॉल देता है उसमें मैं एरे लिखता हूँ और Q+1 से लेके R तक के एलिमेंट्स भेजता हूँ, ताकि अब इनको तुम जाके सॉर्ट करो अगली रिकर्सिव कॉल्स में। तो फिर वो रिकर्सिव कॉल्स अपना दुनिया जो उनको मैंने दी है उसकी अपनी दुनिया अब ये है अगली की, ठीक है ना जी। ये अपना पार्टीशन कॉल करके फिर इसमें नई पार्टीशन निकालेगा और फिर अपना डाटा सेट मजीद 2 ब्रांचेस में तोड़ेगा, इस तरह ये। तो इसके बैक एंड भी आप देख रहे हैं ट्री ही बनेगा। मेरी बात समझ कुछ आ रही है? तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ पार्टीशन का आइडिया दे दिया। अब मैं आपको पार्टीशन एल्गोरिथम विद एग्जांपल जब कराऊंगा इंशाल्लाह, तो वो आपको खुद ब खुद समझ जो है ना वो आ जाएगा, उसमें कोई इतना इशू नहीं होगा आपके लिए समझने में, ठीक है जी। तो ये वो 2 रिकर्सिव कॉल्स हैं कि जो मैंने आपको कही कि ये यहाँ पे मैंने एक P से Q-1 तक की कॉल दी, अगली कॉपी यानी, और ब्रांच को, और उससे अगले जो राइट पे जो Qth इंडेक्स पे पड़ा है उसको Q+1 से लेके R तक के एलिमेंट्स मैंने यानी उसके इंडेक्स पास किए कि अब इनको तुम इस एरे में जो ये इस इंडेक्स पे पड़े हैं और इस एरे में जो इस इंडेक्स में डाटा पड़ा है उसको भी तुम सॉर्ट करो, ठीक है जी। तो बहरहाल ये आपका ब्रीफ ओवरव्यू तो पूरा हो गया इस पूरे एल्गोरिथम्स का। इसमें अब मेनली एक पार्टीशन एल्गोरिथम है जिसको समझाना बाकी है मुझे आपको, और वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, जिससे फिर आपको ये सारी बातें जो है ना थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, बात ये जी तमहीद मैंने बांध ली, तो अब कुछ जो है ना वर्ड जो है ना फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग जल्दी इसको रीड आउट कर लें। ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ। वो कहता है ये कि द पार्टीशन एल्गोरिथम पार्टीशंस द एरे, पार्टीशन करता है एरे को, कौन सी एरे को, जिसमें टोटल A से P से R तक के इंडेक्स तक का डाटा पड़ा है, इनटू 3 सब एरेज। 3 कौन सी कि एक एरे में तो एक पेवेंट एलिमेंट X पड़ा होता है, ये X एलिमेंट ये वो वाला एलिमेंट है वो जो इसने कहा है कि Qth पे आ गया, यानी ये X है, ठीक है। ये जो Qth इंडेक्स पे आ गया ना डाटा, जिसके अगेन इधर सारे बड़े और इक्वल हैं और इससे जो इधर हैं वो सारे वो लेस और इक्वल हैं इससे X से,
ठीक है, और ये आर्थ इंडेक्स है। तो वो कहता है ये है कि 3 एरेज बन गई, एक में जनाब पिवट एलिमेंट यानी वो जो एक्स है, पी से क्यू माइनस वन तक के जो एलिमेंट्स हैं वो लेस और इक्वल हैं इस एक्स से, और क्यूएथ एलिमेंट पे एक्स पड़ा है खुद, और क्यू प्लस वन से लेके आर तक जो एलिमेंट्स हैं वो सारे उससे ग्रेटर हैं एक्स से। ठीक है, और वो कहता है हम पिवट पोजीशन जो है ना फर्स्ट एलिमेंट को लेंगे। वो क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं इसने स्वैप किया है, रैंडम नंबर जनरेटर ने यहाँ पे जो डाटा पड़ा था मुख्तलिफ, उसने स्वैप करके उस डाटा को यहाँ लाया था। ठीक है ना जी। तो वो जो नंबर यहाँ आया है ना, उसके अगेंस्ट अब हम इस पार्टीशनिंग करेंगे, यानी कि लेट्स से अगर 51 यहाँ आया है तो हम अब देखेंगे कि इस 51 को एक्चुअली यहाँ कहाँ प्लेस होना चाहिए था। तो वो फिर x बाद में 51 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से जो सारे इधर डाटा पड़ा होगा वो 51 से लेस और इक्वल होगा, और इससे आगे जो होगा वो सारा ग्रेटर और इक्वल होगा। पार्टीशनिंग एल्गोरिथम ये करेगा। तो सवाल हमारी पिवट पोजीशन क्या हुई, यानी वो कहता है कि हमारा जो एरे का पिवट है वो x है, वो AP में आके स्टोर हो गया है, क्योंकि रैंडमली आपने डाटा को क्या किया था, इंडेक्स i निकाला और उसको i को आपने स्वैप कर दिया पहले वाली वैल्यू से, यानी पहले वैल्यू को उधर ले गया, उसको उधर ले आया, और वो जो पहली वैल्यू पे नई वैल्यू आके बैठी है इंडेक्स पे, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट अब आपने इस एरे को पार्टीशन करना है, या पार्टीशन करेंगे आपका पार्टीशन एल्गोरिथम। वो कहता है कि ये डिफरेंट रूल भी आप यूज कर सकते हैं। आप कहते हैं नहीं, मैं पहले ही नहीं, मैं आखिरी एलिमेंट को पिवट बनाता हूँ, यानी डाटा को रैंडमली सेलेक्ट करता हूँ और उसको मैं आखिरी से स्वैप करके करता हूँ। ठीक है, फाइन, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिक्स करें, अपनी बात को फिक्स करें कि आपकी पिवट पोजीशन कौन सी है। रैंडम नंबर जनरेटर ने एक इंडेक्स जनरेट किया, उसमें जो डाटा पड़ा है आप उसको आखिरी से स्वैप करके उसके अगेंस्ट पार्टीशन करना चाहते हैं कि पहले के साथ रिप्लेस करके उसके अगेंस्ट पार्टीशन करना चाहते हैं। जिसके अगेंस्ट करना चाहते हैं इट्स अप टू यू। ठीक है, दोनों से रिजल्ट एक ही आना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी से ही आपको बता दूं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सूरतों में एक ही चीज होगी। दैट इज ओपन, ये आपकी चॉइस है। तो इसलिए कहता है कि डिफरेंट रूल इज यूज फॉर सेलेक्टिंग अ पिवट, वी कैन स्वैप द चोजन एलिमेंट विद दैट फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, और हम जो है ना कहते हैं कि पिवट तो बाद हमने रैंडमली कहा है कि चूज करेंगे, वो हमें पता है। ठीक है, अच्छा अब आगे इसी को पढ़ें जी। द एल्गोरिथम वर्क्स मेंटेनिंग द फॉलोइंग इनवेरिएंट कंडीशन। वो कहता है कि ए पी एक्स इज इक्वल टू एक्स में पिवट वैल्यू पड़ी है। ठीक है जी, ए पी क्यू माइनस वन कंटेन्स एलिमेंट लेस देन एंड इक्वल टू एक्स हैं। ए क्यू प्लस वन से लेके एस माइनस वन तक कंटेन एलिमेंट है दैट आर ग्रेटर और देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, और ए से एस से आर तक कंटेन्स है जो कि कहता है मुझे करंटली अननोन है। अच्छा, ये बात ज़रा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझने की है कि ज़रा आप वाइट बोर्ड पे आ जाएं। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि टोटल एलिमेंट्स आपके ये हैं P, और यहाँ पे जनाब आपका जो एलिमेंट है ये R। ठीक है, अब आपका पिवट एलिमेंट जो है ना वो आपका ज़ाहिरी बात है यहाँ बनता है कोई लेट्स से क्यूएथ एलिमेंट। तो अब ज़रा आप देखें, वो कहता है कि ए पी से क्यू में कंटेन लेस देन एक्स। ठीक है, और ए क्यू एस माइनस वन से प्लस वन से लेके एस माइनस वन तक कंटेन्स ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। तो अब जरा आप गौर करें, ये मुझे बताइए ये कि ये जब दो रिकर्सिव अगली कॉल जाएंगी इसके अगेंस्ट, तो यहाँ पे आइटम कितने आइटम इसको मिलेंगे, ये वाले, इससे जो बाकी पीछे वाले हैं ये और ये, और इसको कौन से मिलेंगे अगली कॉपी को जो क्यू से अगले ये बड़े हैं ये और ये। ठीक है, अब इस एल्गोरिथम का अपना पी क्यू आर होगा, क्योंकि देखें ना ये तो पी किसका है जो पहली कॉल आपने दी है, और ये पहली कॉल में तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मामला है कि पी ये होगा और आर ये होगा, लेकिन अगली कॉल जब जाएंगी तो उसमें उनका अपना क्यू, अपना पी, अपना आर होगा। यानी अगली कॉल में क्या पी ये होगा और आर ये होगा। और कर रहे हैं आप यहाँ पे, जब यहाँ से कॉल जाएगी आपकी ये पहली वाली, तो क्यू माइनस वन जाके आर में कॉपी होगा। समझ आ रही है? तो क्यू माइनस वन जो एलिमेंट है ये वाला एलिमेंट, ये आपका आर बनेगा, क्यू माइनस वन इंडेक्स। और यहाँ पे क्यू प्लस वन जो है ना वो वहाँ के जाके उसका पी बनेगा,
और आर आर ही रहेगा। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है जी, इसमें आर है और इसमें अगली कॉल में q+1 p से रिप्लेस होगा। ठीक है, तो जब ये चीज हुई तो अब जब इस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सुनते हैं तो ए पी इज इक्वल टू एक्स, मसलन ये कहता ही है कि ये इस प्रॉब्लम का ये क्यूएथ एलिमेंट है, यानी क्यूएथ इंडेक्स है जिस पे वो एक्स पड़ा है। तो अब इस पर्सपेक्टिव में सुने कि वो कहता है कि ए पी इज इक्वल टू एक्स, ये पी q-1 एलिमेंट्स लेस देन एक्स होंगे, यानी ये वाले एलिमेंट्स क्या होंगे सारे, ये लेस देन और इक्वल टू एक्स होंगे, और q+1 से s-1 तक एलिमेंट्स। अब s आपका ये है, ठीक है, और ये q+1 ये है, q+1 से लेके जो है ना s-1 यानी इस r तक ये एलिमेंट्स क्या होंगे, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू इस qth एलिमेंट x होंगे, और s से r तक यानी ये s से r यानी ये इस q से लेके यहाँ तक ये सारे ये अननोन होंगे। क्यों अननोन होंगे? क्योंकि इस रिकर्सिव प्रॉब्लम को उसके डाटा सेट में तो आपने सिर्फ इतना हिस्सा भेजा है, ये इस कॉल में, और ये बाकी तो आपने दूसरी कॉल में भेजा है। तो ये जो मुझे बताएं कि एक रिकर्सिव कॉपी को दूसरी रिकर्सिव कॉपी का तो नॉलेज नहीं होता। ट्री में जब आप एक इस सब प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं तो इस सब प्रॉब्लम को इस सब प्रॉब्लम का तो कोई पता नहीं है। इनके जो रूट है उसको तो पता है, लेकिन सेपरेटली इन दोनों को इसका नहीं पता। इसके नीचे चले जाए सब प्रॉब्लम, उस सब प्रॉब्लम को इस सब प्रॉब्लम का नहीं पता। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है कि ये वाला डेटा अननोन होगा। पहली कॉपी में तो आप ये बात नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब मैंने आपको यहाँ पे एक ब्रांच ये पढ़ा दी, ये पढ़ा दी, अब आपको पता लग गया कि ये सारा डाटा इसके लिए ये अननोन है, और ये जो सारा डाटा है इसके लिए ये वाला डेटा सारा अननोन है। ये एक दूसरे को नहीं जानते कि वो क्या कर रहा है, वो किस डाटा पे कैसे काम कर रहा है और ये कैसे काम कर रहा है, दे डोंट नो। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। कंसेप्चुअली आप चीज़ समझ चुके हैं, बस सिर्फ ये है कि वो किताबी बात कि वो समझाना आपको ये बावर कराना चाह रहा है कि भाई एक रिकर्सिव कॉपी को दूसरी रिकर्सिव कॉपी के डाटा सेट उस दुनिया का नॉलेज नहीं होता। और रिकर्जन आप पढ़ चुके हैं प्रोग्रामिंग में, फैक्टोरियल में, और इस तरह के जितने आपने ट्री डाटा स्ट्रक्चर मेरे साथ डाटा स्ट्रक्चर के कोर्स में इंप्लीमेंट किए थे, तो वहाँ आपको ये चीज़ें मैंने समझा दी थी कि यू डोंट नो, यानी द वन कॉपी डजंट नो द डिटेल्स ऑफ द अदर कॉपी। वो उसको अपनी से पिछली कॉपी का से पता होता है, उसको वो डाटा को रिटर्न करके भेज दे तो भेज दे, उससे पीछे की दुनिया या उससे दूसरी को ब्रांच बन रही है तो उसका उसको कोई इल्म नहीं होता। तो ये सारी सिर्फ वो वाली बात थी जो यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना हमने एक्सप्लेन की है। अब आ जाएं जी, जो इस एल्गोरिथम में एक चीज़ रह गई कि सर वो पार्टीशन एल्गोरिथम काम कैसे करता है, यानी वो आप वाली बात कि ये क्यूएथ एलिमेंट पे ये 51 जो आके बैठा है सच दैट कि द एलिमेंट्स राइट ऑफ दिस आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 51 एंड एलिमेंट्स एट द लेफ्ट साइड ऑफ दिस 51 आर लेस देन और इक्वल टू ये 51 इसने यहाँ कैसे लेके आया है, कैसे इंश्योर किया है 51 को इसने, यानी उसको वहाँ पे जो है ना ला के इसने स्टोर कैसे किया। ठीक है ना जी, तो अब उसकी एक बात करता हूँ आपके साथ ताकि जो है ना वो चीज़ भी आपको समझ आ जाए। अच्छा जी, पार्टीशन एल्गोरिथम जो है ना ये मैं इसको क्विकली कराता हूँ, लेकिन इस अगली स्लाइड में यही एल्गोरिथम मैंने आपको यहाँ कॉपी भी कर दिया और उसकी वर्किंग मैं एक की पूरी एग्जांपल यहाँ से शुरू करूँगा। ये इस लूप को चलवाऊँगा, इसके अंदर जो यूज़ हुई है, फिर वो ये इनिशियल डाटा है, फिर इससे ये बना कैसे, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर इससे ये बना कैसे, होते होते ये सारा मैं आपको आखिर में स्टेप्स करा के कि इसकी एक दफ़ा वर्किंग समझा दूं कि इसने इस ओरिजिनल डाटा सेट को पार्टीशन करके फाइनली ये कैसे बनाया है। ठीक है, और ये फाइनली ज़रा अब वो मेरी मिसाल आप पहले जो ना जहन में बैठा लें कि देखें इसने क्या किया, वो तो एल्गोरिथम में बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, मिसाल को देखें। इसने पिवट पोजीशन जो थी ना वो हमने कहा था ना स्वैप करके फाइनली ये यहाँ स्वैप AI विद AP, तो पहले इंडेक्स पे इसको जो है ना रेंडमली एक वैल्यू को ले आता है, तो वो वैल्यू जो है ना वो ले आया है 5 इस मिसाल में, यानी ये 5 एक्चुअली कहीं दरमियान में पड़ा हुआ था, तो स्वैप करके वो यहाँ आ गया। अब ये पार्टीशन एल्गोरिथम क्या करेगा, यहाँ पे इसको ऐसे पार्टीशन करेगा कि 5 को ऐसी जगह प्लेस कर दे कि उससे लेफ्ट पे जो है ना सारी लेस रह जाएंगी वैल्यू जो कि आपस में सॉर्ट नहीं होंगी,
और उससे राइट पे ऐसी वैल्यूज आ जाएंगी जो उससे ग्रेटर और इक्वल होंगी लेकिन सॉर्ट नहीं होंगी। तो ये फाइनली ज़रा शक्ल देखें, ये इन स्टेप्स के बाद जब आप इस शक्ल पे आएंगे ज़रा देखें और से देखें इधर, तो इधर देखें 5 के राइट पे जो डाटा है सारा उससे ग्रेटर और इक्वल है, और 5 जो है जो कि ये पिवट पोजीशन पे आपने रैंडमली डाटा 5 लाए थे, उसके जो लेफ्ट पे फाइनल डाटा है वो लेस और इक्वल है। ये देख रहे हैं 1 3 4 3, ये लेस और इक्वल है 5 से, और 7 6 8 ये ग्रेटर और इक्वल टू है 5 से। ठीक है, लेकिन ये आपस में शॉर्ट नहीं है, 7 6 8 शॉर्ट नहीं है, 1 3 4 3 भी शॉर्ट नहीं है। इसको शॉर्ट करेंगी वो आपकी जो एल्गोरिथम में जो बकिया 2 रिकर्सिव कॉल्स हैं, ये तो पार्टीशन से करके एक एलिमेंट को शॉर्ट कर देगा, यानी सिर्फ इस 5 को इसने शॉर्ट कर दिया, क्योंकि फाइनली जब ये डाटा शॉर्ट होगा तो ये 5 आपका यहीं आएगा, क्योंकि फाइनली इससे क्या डाटा बनेगा आप खुद सोच के बताएं। 1 3 3 4 5 और 6 7 8, तो ये डाटा शॉर्ट हो जाएगा ना, लेकिन 5 अपनी जगह नहीं बदलेगा आखिर तक। पार्टीशन एल्गोरिथम यही तो इंश्योर करता है कि एक दफ़ा चलाने के बाद वो आपको एक डाटा को ऐसी जगह पे स्टोर करता है कि वो उसकी असल में आखिर तक वही पोजीशन रहेगी, और उसके राइट पे जो डाटा होगा वो उससे बड़ा होगा या बराबर, या लेफ्ट पे जो होगी वो उससे छोटी या बराबर होगी। ठीक है जी, तो अब आते हैं इस पार्टीशन एल्गोरिथम पे, उसकी वर्किंग। ये इसने ये पूरा स्टेप्स एक दफ़ा कैसे किए हैं तो उसको मैं चलाता हूँ आपके सामने। एल्गोरिथम मैंने आपके सामने लिख दिया है, पिछली स्लाइड पे जो है ना थोड़ा सा जो है ना इसको पूरा एक्सप्लेन किया है, और फिर अगली स्लाइड पे मैंने इसको जो है ना छोटा सा कोने पे इसलिए री राइट किया है कि आपको पता चल रहा हो कि क्या हो रहा है। बहरहाल अगर आपको ये नज़र आ रहा है, होप कि सही आ रहा होगा, तो मैं यहाँ डायरेक्टली इस तरह से इस एग्जाम्पल को शुरू करता हूँ। तो लेट्स से आपका देखें पी इंडेक्स इनिशियली क्या है, ये है, और आर इंडेक्स आपका इनिशियली ये है। ठीक है जी, अच्छा एक्स में आ गया ए पी, यानी एक्स में आपका क्या कि स्टोर हो गया ए पी, यानी वो रैंडमली इससे पार्टीशन से पहले वो लाइन चल चुकी है। अच्छा एक्चुअल एल्गोरिथम तो ये है ना, पार्टीशन तो उसके अंदर कॉल हुआ है ये फंक्शन, तो एक्चुअली इससे पहले जो है ना ए आई पे क्या आई वैल्यू आ चुकी होगी, जो स्वैप हो के ए पी पोजीशन पे वो आ चुकी होगी वो 5 वैल्यू वहाँ पे, और उसका जो है ना क्यू में उसका जो है ना इंडेक्स वो फाइनली पार्टीशन जब चल जाएगा तो ये क्यू इंडेक्स फिर वो रिटर्न करेगा, और वो कौन सा इंडेक्स होगा, वो बेसिकली ये इंडेक्स होगा जो 5 फाइनली सॉर्ट होके आ गया है इधर, इसका इंडेक्स। बाल कैसे होगा वो भी देखते हैं। तो Q इज इक्वल टू पी, तो Q भी देखें P पे खड़ा हो गया है ये शुरू में, इस Q को देखें यहाँ पे, और P भी यही है। अब अगली लाइन में वो कहता है कि S को शुरू करो कहाँ से, P+1 से, यानी S देखें P+1 एक वैल्यू आगे खड़ा हो गया है ये, और R तक ये जाएगा, यानी ये S की वैल्यू आप R तक ये एटरेट होगी लूप में बार बार, और वो ये चेक कर रहा है कि ये मुझे बताओ कि AS इज लेस देन X, AS की वैल्यू क्या है अभी 3 इज लेस देन X में क्या पड़ा है 5, आपने स्टोर किया था ना ऊपर ये 5, तो वो कहता है यस है, तो ट्रू हो गया, तो Q++ हुआ ये आगे, तो Q देखें अगली इटरेशन में ये ++ होके आगे चला गया अगले इंडेक्स पे। ठीक है, और AQ स्वैप हो गया विद AS, तो Q और S दोनों अभी फिलहाल एक ही जगह खड़े हैं, क्योंकि Q आगे हो गया और S वहीं खड़ा था आगे से, क्योंकि S को आपने P+1 से शुरू किया। तो जब दोनों का आपस में स्वैप हुआ तो 3 का 3 से स्वैप हुआ। ठीक है, उसके बाद ये फॉर लूप यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, ये फाइनल एक स्वैप आखिर में होगा। इसके बाद दोबारा लूप पे आए P+1, यानी कि एक एक आगे करते जाए ना, तो S आगे चला गया, S आगे चला गया, तो इसके आगे चलने के बाद S यहाँ आ गया। अब मुझे बताएं AS इज लेस देन X, 8 इज लेस देन X, 8 इज लेस देन 5, फॉल्स, तो ये तो अंदर ये दोनों लाइनें नहीं चलाएगा। ठीक है, फिर 6 इज लेस देन X, 6 इज लेस देन 5, नहीं ये दोनों लाइनें नहीं चलाएगा। 4 इज लेस देन X, क्योंकि 4 इज लेस देन 5। Q आपका वो बस एक ही दफ़ा ही जो आगे गया था, वो जो एक दफ़ा आपका वो इफ ट्रू हुई थी पहली दफ़ा 3 के केस में, तो Q आगे चला गया था। उसके बाद तो फिर वो आपका S आगे जाता गया, लेकिन ये फॉल्स होती जाती थी, तो लिहाजा ये आगे नहीं गया। अब जब यहाँ 4 आया तो दोबारा आपने ये जब कंडीशन मीट हुई की तो Q++ हुआ, तो Q देखें Q++ हो गया 8 पे आ जाएगा, यानी इस इंडेक्स पे आ जाएगा। ये देखें अगली इटरेशन में देखें यहाँ से यहाँ Q अगले इंडेक्स पे आ गया है, यानी 3 से
अगली। और अब उसने क्या लिखा है कि स्वैप ए क्यू विद ए एस, तो एस किधर था 4, 4 को आप स्वैप कर देंगे यानी इधर से 8 से, 4 को स्वैप करेंगे 8 से, तो देखें 4 और 8 स्वैप हो गए, 4 यहाँ आ गया 8 यहाँ आ गया, समझ आ रही है। तो अब ये जना एल्गोरिथम ऐसे आपको वर्किंग इसकी समझ आ गई है कि ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है। क्यू प्लस प्लस देखें, एक हिंट मैं देता हूं आपको, इस सारे एल्गोरिथम में क्यू प्लस प्लस कब होता है? क्यू प्लस प्लस तब होता है जब आपको ए एस लेस देन एक्स मिलता है। तो ये काइंड ऑफ एक काउंटर हुआ कि कब कब आपको कितनी दफा कितने एलिमेंट्स आपको लेस देन एक्स मिले हैं, तो ये क्यू उतना आगे चला जाएगा। तो अगर 6 एलिमेंट्स आपको एक्स से लेस मिले हैं तो 6 दफा आगे जाएगा, 5 मिले तो 5 दफा जाएगा, और जाना उतनी दफा ही चाहिए, क्योंकि फाइनली जब लूप से बाहर आएगा तो ये उधर वाली वैल्यूज को वो उधर से फाइनल से स्वैप कर देगा। तो ये अगर आप गौर करें, ये देखें ये क्यू इतनी दफा यहाँ गया है आगे, और जब ये इस लूप से बाहर आएगा ना फाइनली, तो इस स्वैप को देखें ए पी विद ए क्यू, तो आपका ए पी और ए क्यू यहाँ तक आ चुका होगा, इसको इसके फाइनली स्वैप करेगा तो 1 और 5 का आपस में स्वैप हो जाएगा, और उसके बाद रिटर्न क्यू यानी क्यूथ इंडेक्स वो जो है ना वो रिटर्न हो जाएगा। कहाँ रिटर्न हो जाएगा? वो मेन एल्गोरिथम में आ जाए यहाँ पे रिटर्न होके, ये बैक एरो का मतलब है इक्वल टू, कि वो आके क्यू में आपका कॉपी हो जाएगा। तो क्यू इंडेक्स पे आपका डाटा सॉर्ट हो चुका है, और अब अगली कॉल जो रिकर्सिव आप दे रहे हैं Q-1 तक, P से Q-1 एक पीछे, और Q+1 से R तक दूसरी कॉल। क्यों? क्योंकि क्यूथ इंडेक्स पे आपको पार्टीशन एल्गोरिथम ने ये इंश्योर करके दे दिया है कि आपका आइटम जो है वो क्यूथ इंडेक्स पे जो बैठ गया है वो बिल्कुल सही बैठा है, वो आखिर तक वहीं बैठा रहेगा, यानी उसमें कोई किसी किस्म का चेंज आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, नहीं आएगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया। तो मेरा ख्याल है पार्टीशन एल्गोरिथम भी आपको बहुत क्लियर हो गया है कि व्हाट डज दिस पार्टीशन एल्गोरिथम इज डूइंग, ये काम कैसे करता है, इसकी वर्किंग जो है ना इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गई। ठीक है जी, अब आ जाए जी एक एग्जाम्पल पे, प्रैक्टिकल एक और एग्जाम्पल जिसमें मैं पार्टीशन एल्गोरिथम को भी यूज़ करूँगा, और ये जो 2 रिकर्सिव कॉल्स हैं इनको भी एक पिक्टोरियली देखते हैं, तो आपको ये एल्गोरिथम और अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि ये डाटा फिर सॉर्ट होता कैसे है। देखिए अभी तो इस डाटा को मैंने इस स्लाइड पे सिर्फ पार्टीशन एल्गोरिथम समझाया है कि इसने क्या किया है कि 5 के अगेंस्ट पार्टीशनिंग कर दी है, लेकिन पूरा डाटा तो इसने सॉर्ट नहीं किया। अब पूरे को कैसे करते हैं, उसकी वर्किंग उस एल्गोरिथम की एक पिक्टोरियली एक जो है ना देखते हैं। तो फॉलोइंग फिगर को जनाब उसको आप पढ़ लें, खैर ये फिगर ये है जिसके बारे में ये बता रहा है कि जनाब इसमें हम क्विक सॉर्ट को ट्रेस करेंगे। फर्स्ट पार्टीशन इज डन यूजिंग द लास्ट एलिमेंट। अच्छा, अब ये जनाब इस एल्गोरिथम में ये ज्यूम कर रहा है कि मेरी पिवट पोजीशन P नहीं है बल्कि R है। ठीक है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एल्गोरिथम जो है ना वो या आप डाटा को रैंडमली लगा के स्वैप करा लें लेफ्ट मोस्ट से रैंडम इंडेक्स पे जो कोई वैल्यू लेके, और या उसको आखिर से कर लें, फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता, जिससे भी आप जनाब करना चाहें, तो दोनों सूरतों में आपका जो है एल्गोरिथम जो है वो काम करेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाए जी इसकी जो वर्किंग है वो साथ साथ वो एक्सप्लेन किए जा रहा है आपको कि द पार्टीशन इज डूइंग इज डन यूजिंग लास्ट एलिमेंट। ठीक है जी, और 10 वो आपने कहता है कि मैंने लास्ट एलिमेंट पे 10 आ गया, ये एक्चुअली 10 कहीं और पड़ा था, लेकिन जो पहली लाइन एल्गोरिथम की चली है तो उसने क्या किया कि रैंडम इंडेक्स निकाला और फिर उसने उसको स्वैप कर दिया, तो 10 इवेंचुअली आपके आखिरी इंडेक्स पे आ गया या पहले पे आ गया, जो भी आप एज्यूम करें, इसने अब आखिर किया है। ठीक है जी। फिर वो कहता है कि द लेफ्ट पोर्शन आर देन पार्टीशन अबाउट 5 वाइल द राइट पोर्शन इज अबाउट 13, ये आगे बता रहा है, और फाइनली कहते हैं चलते 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 आपका सारा डाटा सॉर्ट हो गया। तो अब वो मैं कैसे हुआ उधर देखें ये पहली कॉल है, सबसे ऊपर पहली कॉल में उसने पार्टीशन कॉल किया पहली दफ़ा, तो पहली दफ़ा उसने 10 के अगेंस्ट पार्टीशन करनी है ना, तो पार्टीशन एल्गोरिथम पहली दफ़ा जब करेगा तो देखें उसने 10 को अपनी ऐसी लोकेशन पे ले आया है कि ये सारे एलिमेंट्स अब देखें इससे ग्रेटर और इक्वल हैं, और ये सारे एलिमेंट्स उससे लेस और इक्वल हैं, और 10 अपनी सही जगह पे आके बैठ गया।
लेकिन ये एलिमेंट्स आपस में सॉर्ट नहीं है, यानी कि ये एलिमेंट्स आप देख लें, ये आपस में इनकी सॉर्टिंग अभी नहीं हुई, ये भी अभी सॉर्ट नहीं है। लेकिन जब ये सारे डाटा सॉर्ट हो जाएगा तो 10 अभी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, 10 अपनी सही जगह आगे बैठ गया है। ये देखें हर जगह आगे जाएंगे 10 10 10 10, आखिर तक ये 10 इसी जगह पे रहेगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 10 का। ठीक है ना जी। तो देखें अब ये पिछले दो स्टेप्स इकट्ठे करें। यहाँ पे दोबारा अगर कॉल होगी, एक रिकर्सिव कॉल इसकी जाएगी लिए, इस डाटा इसके लिए जाएगी, तो जो एक रिकर्सिव कॉल इसकी जाएगी तो वो ये डाटा बना, और इसकी जो कॉल जाएगी उसके लिए ये डाटा बना, और क्यूएथ एलिमेंट ये है। अब इसका सब प्रॉब्लम पे जब पार्टीशन चलेगा तो 5 लेट्स से ने उसके अगेंस्ट पार्टीशनिंग करनी है, और इसने 13 के अगेंस्ट अपनी रिकर्सिव कॉल की करनी है। तो उसने 13 के अगेंस्ट जब पार्टीशन की तो ये देखें तीसरे लाइन में ये स्टेप्स क्यूमुलेट हो रहे हैं। ये देखें पहले दो स्टेप्स दोबारा बनाए हैं, और तीसरा स्टेप जो इसके बाद चला है तो उसमें देखें 13 जो है ना पार्टीशन हो गया है, और ये लेफ्ट पे जो इसके डाटा है 12 हो गया। यहाँ तक ये तो 10 तो पहले ही हो गया हुआ ना। ये दोनों डाटा जो है इससे लेस और इक्वल है, और ये वाला साइड इससे ग्रेटर और इक्वल है। और इसी तरह इधर जो 5 था उसकी पार्टीशन होने के बाद वो यहाँ आ गया, और ये जो डाटा है ये लेस और इक्वल हो गया है, और ये जो डाटा है ये ग्रेटर देन और इक्वल हो गया। अब पार्टीशन चल रही है, प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम में घटा जा रहा है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रॉब्लम छोटा होता जा रहा है, यानी रिड्यूस हो रहा है प्रॉब्लम का साइज। ठीक है। अब जब यहाँ तक हम आ गए, पहले 3 लेयर्स हमने 3 यू कैन से ट्री के 3 लेवल्स बन गए बैक एंड पे। तो अब फाइनली इस डाटा को सॉर्ट करना है, इसको करना है, इसको करना है और इसको करना है। तो उसकी चौथी कॉल आप देखें क्या है कि ये देखें ये पिवट सेट हो गया था अपनी जगह। ठीक है, इधर 5 सेट हो चुका है, इधर 13 सेट हो चुका है। ठीक है, अब ये जो सब प्रॉब्लम है और एक ये सब प्रॉब्लम है। ठीक है ना जी, और एक ये सब प्रॉब्लम है और एक ये सब प्रॉब्लम है। तो अब देखें इसमें 16 जो है ना वो अपनी सही जगह आ गया है, 14 15 और 17। इसी तरह जो इसका है ना वो 11 से 11 बन गया है। ठीक है, और ये जो है ना ये प्रॉब्लम जो है टूट गया इसी तरह। और इसी तरह जो है ना 3 जो है ना 9 जो है वो इस केस में उसकी यही जगह बनती है, पार्टीशन होने के बाद 9 वहीं रहा, क्योंकि ये सारे एलिमेंट इससे छोटे हैं, इसके राइट पे कुछ नहीं गया। और 3 जब हुआ है तो वो भी पार्टीशन होने के बाद थोड़ा सा हिला है, क्योंकि 4 उससे ग्रेटर और इक्वल है और 1 2 उससे लेस और इक्वल है। ये चलते चलते ये प्रॉब्लम इस तरह जाते जाते इवेंचुअली इस जगह लैंड हुआ है, और ये फाइनली आपका डाटा सॉर्ट हो गया है बाय चूजिंग डिफरेंट पिवट्स। तो ये आपकी सॉर्टिंग पूरी हो गई। ठीक है, अच्छा अब जब हम इस एल्गोरिथम को तो समझ हम गए, अब आखिरी जो बात इस एल्गोरिथम की, जो एनालिसिस तो मैंने नहीं करना, लेकिन एनालिसिस के लिए मैं इस लेक्चर में आपके लिए कुछ पॉइंट्स छोड़े जा रहा हूँ, जो आखिर में मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी आपको यहाँ पर। और उन पॉइंट्स को हमने जहन में रख के इस वीडियो को जब आप सुनेंगे तो उनको आपने फिर जहन नशीन करके जब नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जिसमें मैं फिर इसका एनालिसिस करूँगा तो वो आपको पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। जब वो क्लियर हो जाएंगी आपको तो फिर उसके बाद इवेंचुअली आपको ये पूरा एल्गोरिथम इसका विद मैथमेटिकल एनालिसिस जो है वो आसानी से क्लियरली आपको समझ आ जाएगा। अच्छा अब ज़रा देखें इसमें कि एक बात आखिरी वो ये कर रहा है कि ज़रा पीछे चले जाएं। यहाँ पे आपने शुरू से किया था तो पहले पिवट कौन सा चुना था, 10। फिर अगले लेवल पे कौन से 2 पिवट आए थे जनाब, 5 और 13। तो ये देखें वो ट्री बना रहा है उस पिवट्स की। पहले 10 पिवट था, फिर अगले सब प्रॉब्लम में 5 और 13 पिवट बन गया था, और फिर उसके बाद ऊपर जाएं 13 5 के बाद जनाब 5 13 के बाद जनाब पिवट बनने के बाद आपका क्या फिर 3 9 से जो है ना से 11 16 बने। वो ये देखें ये हैं, ये पिवट आपके सब प्रॉब्लम जो है ना छोटे हो रहे थे ना पिवट्स के, यानी ये इट्स अ ट्री ऑफ पिवट्स। बैक एंड में जो सब प्रॉब्लम्स बने हर सब प्रॉब्लम का जो पिवट आपने चूज किया है उसकी उसने बैक एंड पे ट्री बना दी है। जब ट्री बना दी है तो ये इवेंचुअली आपकी अगर गौर करें तो ये BST बनी है, वो कहता है लकीली या बाय चांस कह लें
या इट शुड नॉट बी सरप्राइजिंग वो कह रहा है, लेकिन बन रही है और वो बननी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री में आप को भी पता है ना, यही होता है कि लेफ्ट इज लेस देन रूट एंड राइट इज ग्रेटर देन रूट। ठीक है ना, लेफ्ट इज लेस देन रूट एंड रूट इज लेस देन राइट, या राइट इज ग्रेटर देन रूट, ऐसे कह लें, जैसे भी कह लें। आपने बीएसटी पढ़ा था। बीएसटी की मिसाल क्या है कि लेट्स से अगर 50 है तो इसके लेफ्ट पे छोटा होगा 30 और इसके राइट पे बड़ा होगा 60। दिस इज बीएसटी। ठीक है, इसका इन ऑर्डर ट्री ट्रावर्सल याद करें आप, अगर आपने किया था वहां पे तो ये डाटा सॉर्टेड आया था आपके पास। ठीक है, तो डाटा सॉर्ट भी होगा। लेकिन बैक एंड पे वो कह रहा है कि ये जब आप ये रिकर्सिव कॉल्स तोड़ रहे थे ऐसे, और हर रिकर्सिव कॉपी का अगर आप मैं पिवट बनाऊं तो उसकी ट्री ये बनेगी। हर रिकर्सिव कॉपी का जो पिवट चूज किया है, जैसे पहली रिकर्सिव कॉपी जो थी उसका पिवट 10 था ना, ठीक है ना जी, उसका पिवट 10 था, तो ज़ाहिर है उसकी जो है ना पहले पिवट की उसकी बनी, मैंने 10 बनाई, अगली की 5 और 13 एंड सो ऑन। तो वो कहता है कि ये जो ट्री बनी है दिस इज बीएसटी, और इसके बाद अब हमने इसका ये एनालिसिस करना है कि ये बीएसटी बैलेंस है कि नहीं। देखें, आइडियल स्पीकिंग आपका आइडियल पिवट क्या होता अगर ये पिवट हम इसके बनाते, ट्री बनाते। आइडियली स्पीकिंग इसके जो है ना पिवट कैसे बनते, अगर बाय चांस रैंडमाइज एल्गोरिथम हमने यूज़ किया और रैंडम नंबर जनरेटर एक ऐसा रैंडम नंबर मुझे जनरेट करके दे कि उसके पहले या आखिरी वैल्यू से जब उसका स्वैप करूं तो हमेशा दोनों साइड पे लिस्टें पूरी तरह बैलेंस आए, यानी ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती होगी। क्यों? क्योंकि उस सूरत में इस ट्री में जो बैक एंड पे ट्री बनेगी उसमें लेवल बैलेंस्ड होंगे, हर तरफ पे ट्री बैलेंस होगी, ऐसा होगा। यानी अगर पिवट आपका खुशकिस्मती से ऐसा चुना जाए कि दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डाटा चला जाए तो आपने बिल्कुल बराबर ट्री तोड़ी ना। और उस सूरत में अगर आप गौर करें तो फिर हम यही बात कर सकते हैं कि फिर ये बीएसटी सीबीटी भी होगी शायद। आइडियली स्पीकिंग अगर आपके पिवट्स कुछ ऐसे एल्गोरिथम ने चूज किए कि बैक एंड पे ट्री आपकी बीएसटी बनने के साथ साथ सीबीटी भी हुई, तो सीबीटी का नॉलेज तो हमारे पास है। सीबीटी में लॉग ऑफ एन लेवल्स होते हैं कंप्लीट बाइनरी में, तो फिर तो इसका एनालिसिस मोर और लेस लगता ही ऐसा है कि ये जो है ना ज़्यादातर इसका जो एनालिसिस है थीटा एंड लॉग ऑफ एन में जाना चाहिए। वैसे ये मैं एक अभी फिलहाल तुक्का ही लगा रहा हूँ, आगे प्रूव हम बाद में करेंगे। और बदतरीन सूरत क्या होगी इसकी? बदतरीन सूरत बज़ाहिर मुझे ये लग रही है कि मेरे पिवट ऐसे चुने जाएं, यानी अगर यहाँ पे भी देखें एक प्रॉब्लम में, सब प्रॉब्लम में एक पिवट ऐसा 9 गालिबन चुना गया था जो फिर आगे वो स्वैप कहीं नहीं हुआ, यानी अपनी जगह पे खड़ा ही रहा। आई डोंट नो, कहीं एक एलिमेंट वैल्यू थी जिसके सब प्रॉब्लम में फिर वो मैंने आपको, हाँ ये देखें इस सब प्रॉब्लम में ये 9 यहाँ रहा। तो ये बदतरीन सूरत है क्योंकि इसके राइट पे कोई डाटा नहीं है जो ग्रेटर हो, सारा डाटा लेस था जो इसके सब प्रॉब्लम में यहाँ पे जो इसके लेस या इक्वल था। और अगर अगला पिवट भी ऐसा चुना जाए कि जो सबसे इस डाटा सेट में सबसे छोटा या बड़ा हो, तो अगर छोटा होगा तो उससे तो मजीद कुछ छोटा होगा नहीं, तो सारा डाटा दूसरी तरफ चला जाएगा। तो फिर मुझे बताइए कि इसके बैक एंड में जो बीएसटी बनेगी वो लॉपसिडनेस का शिकार हो जाएगी। लॉपसिडनेस का क्या मतलब है वो याद करें, हमने डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि ट्री फिर एक तरफ को ग्रो होगी। हर प्रॉब्लम में एक ऐसा पिवट चुना जाएगा जो सारा बकिया डाटा को उसके राइट पे ले जाएगा, क्योंकि दूसरी साइड पे कुछ है नहीं तो क्या करें। फिर उसमें भी इसने रैंडमली ऐसे किया कि नंबर ने किया कि वो इस तरफ चला गया। लेकिन बाद इस पे हम एक आर्गूमेंट ये रखेंगे कि इसीलिए तो मैंने रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम यूज़ किया है। जो मैंने उस वक्त आपको कहा कि मैंने रैंडम एल्गोरिथम क्यों यूज़ किया है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि अगर इस तरह की कोई बायसनेस एल्गोरिथम में होगी तो ये रैंडमाइज एल्गोरिथम उसको हत्तल इम्कान ख़त्म करेगा, यानी डाटा को शफल करेगा। ठीक है ना, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी ना होने के बराबर होगी कि आपका रैंडम नंबर जनरेटर एक इंडेक्स जनरेट करे और उसकी डाटा को आप स्वैप करें और वो बाई चांस हर दफ़ा ही डाटा सेट में सबसे बड़ी वैल्यू आए, या हर दफ़ा ही वो डाटा सेट में सबसे छोटी वैल्यू आए। इसका इम्कान जो है ना है तो सही, वर्स्ट केस एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू तो करूँगा मैं ऐसी, लेकिन रियल लाइफ में लगता ऐसे नहीं है कि डाटा इस तरह का बायस होगा
या रैंडम नंबर जनरेटर भी कोई बायस किस्म का है कि जनाब ऐसा नंबर जनरेट करता है जो कि डाटा को उसने नज़र में रखा हुआ है और हमेशा ऐसे इंडेक्स जनरेट करता है कि जिसका डाटा सब सारे बकिया डाटा से बड़ा या सबसे छोटा है। तो ऐसा इम्कान हो नहीं सकता। बहरहाल ये मैंने आपको थोड़ी सी जना एनालिसिस करने से पहले एक जना कहते हैं ना एक स्टेज सेट कर दिया है कि कैसे हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह जो क्विक सॉर्ट का एनालिसिस जब करेंगे तो ये वाली बातें जो मैंने की हैं इन्हीं बातों को मैं फिर मुख्तसरन रिपीट करके इन बातों को यहाँ से इसी स्लाइड से लेके फिर इंशाल्लाह मैं जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो है इस एल्गोरिथम का एनालिसिस करूँगा। तो बारगैफ दैट्स इट। अगर आपका अगेन इस लेक्चर में कोई क्वेश्चन हो तो जब फिज़िकली हम मुलाकात करेंगे तो उस मुलाकात में इंशाल्लाह फिर जो है सारे क्वेश्चंस जो आपके इस वीडियो लेक्चर से होंगे मुतालिक उनके जवाबात में फिर आपको वाइट बोर्ड पे जो है ना उसको पूरी तरह से दूंगा। अव्वल तो मेरी पूरी कोशिश थी कि मैंने आपके इस लेक्चर में बहुत टाइम इसलिए लगाया एक एक मिसाल पे पूरी तरह कि आपको किसी तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग का इशू ना आए। तो ये एल्गोरिथम भी थोड़ा सा ट्रिकी था, इसमें एक पार्टीशन का एल्गोरिथम था जिसको समझना ज़रूरी था और 2 रिकर्सिव कॉल्स में वो डाटा सेट कितना भेज रहे हैं उसको समझना ज़रूरी था। तो वो आई होप आपको इस वीडियो लेक्चर में समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात करेंगे और उसमें जो है इस क्विक सॉर्ट का जो एनालिसिस है जो बेस्ट केस या वर्स्ट केस या एवरेज केस उसको डिफरेंट तरीके से देखेंगे कि उसके रनिंग टाइम्स में क्या फ़र्क पड़ता है या क्या डिफरेंस आता है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।